हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की सबसे सिंपल डेफिनेशन है रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ फ्लूइड। मतलब फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी जो फ्लूइड को फ्लो होने से रोके विस्कोसिटी कहलाती है। तो विस्कोसिटी में भी थोड़ा आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि कोई बॉडी जब मूव करती है तो दूसरी बॉडी उसको मूव करने से कैसे रोकती है। तो मान लीजिए हमारे पास जैसे दो ब्लॉक हैं, एक है ब्लॉक 1, एक है ब्लॉक 2। जब हम ब्लॉक 2 को ब्लॉक 1 के ऊपर इस तरीके से मूव कराते हैं, तो जब हम ब्लॉक 2 को 1 पे मूव कराएंगे तो ये ब्लॉक 1 जो है 2 के ऊपर एक अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगाएगा। इस तरीके से ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। आप इसको मूव कराने के लिए ब्लॉक 2 को इधर की तरफ फोर्स लगाएंगे, ब्लॉक 1 इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा जो इसको मूव करने से रोकेगा। तो ये जो फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, इसी को बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, और इसे रेजिस्टिंग फोर्स भी बोलते हैं। इस तरीके से जैसे मान लीजिए दो सरफेस हैं, एक नीचे है एक ऊपर है। ये ऊपर वाला सरफेस क्या कर रहा है, नीचे वाले सरफेस पे मूव कर रहा है। तो जब ये ऊपर वाला सरफेस मूव करेगा तो नीचे वाले सरफेस ऊपर वाले सरफेस के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। इसे बोलेंगे रेजिस्टिंग फोर्स या फिर फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये ऊपर वाले सरफेस की मोशन को रोकेगा। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि एक सरफेस स्टैटिक हो और दूसरा मोशन में हो, दोनों मोशन में हो सकते हैं, बस उनके बीच एक रिलेटिव मोशन होना चाहिए। मतलब ये कोई दूसरी वेलोसिटी से हो और ये कोई दूसरी वेलोसिटी से, मतलब ये कम वेलोसिटी से ये ज्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। जैसे इस तरीके से दोनों मूव कर रहे हैं लेकिन ये ऊपर वाले की वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है। तो इस तरीके से जब रिलेटिव मोशन हो रहा होगा दो सरफेस के बीच, तो उनके बीच एक अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, हमेशा एक फोर्स लगेगा जो उनके मोशन को हमेशा रेजिस्ट करेगा। तो ठीक इसी सॉलिड की तरह जब हम लिक्विड को स्टडी करते हैं तो हम लिक्विड को ये मान के चलते हैं लिक्विड डिफरेंट लेयर से मिलके बना हुआ है। जैसे ये एग्जांपल देखें, जैसे आपके पास दो कंटेनर हैं, एक में आपके पास, इसमें मान लीजिए आपके पास लिक्विड 1 है, कोई लिक्विड है लिक्विड 1, और इसमें क्या है लिक्विड 2। इस तरीके से लिक्विड 2, ठीक, ये लिक्विड भरा हुआ है। तो हम ये मानते हैं कि क्या है असल में लिक्विड, ये लेयर है डिफरेंट। ये क्या है, ये लेयर 1 है, इसी तरीके से लेयर 2 है, लेयर 3 है, लेयर 4 है। तो ये सारी लेयर क्या है, आपस में चिपक जाती हैं और ये क्या बनाती हैं, लिक्विड बनाती हैं। तो ये हम लोग क्या करते हैं, ये जो लिक्विड्स होते हैं उनको हम लेयर से मिलके बना हुआ मानते हैं। जब इसी लिक्विड को हम लोग क्या कराते हैं, फ्लो कराते हैं, यानी ये लिक्विड क्या करता है, कंटेनर से निकल करके किसी सरफेस पे फ्लो करता है। तो ये लेयर क्या करती हैं, अलग अलग वेलोसिटी से मूव करती हैं, और ये लेयर क्या करती हैं, एक दूसरे के मोशन का अपोज करती हैं और इसको रेस्ट में लाने की कोशिश करती हैं या फिर रेस्ट में इसको ले आती हैं। तो इसी रेस्ट में लाने के फिनोमिना को ही हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी। हम लोग विस्कोसिटी को ऐसे भी यूज करते रहते हैं। हम लोग लिक्विड को कंपेयर करते हैं, जैसे हमको हनी मिला और उसको वाटर से हमने कंपेयर किया, तो हम कहेंगे हनी जो है वो वाटर के रिस्पेक्ट में ज़्यादा विस्कस है। इसी तरीके से जब हम ऑयल लेते हैं तो हम ऑयल को बताते हैं कि वो हनी से कम विस्कस है। विस्कोसिटी को और थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में ये हम बोलते हैं कि कोई लिक्विड कितना थिक है या फिर कितना गाढ़ा है। जो लिक्विड जितना गाढ़ा होगा उसकी विस्कोसिटी उतनी ज़्यादा होगी। अगर ये हम बोल रहे हैं कि कोई लिक्विड जितना गाढ़ा है उसकी विस्कोसिटी उतनी ज़्यादा होगी, तो ये हम इस बात को हम कैसे कह सकते हैं, अगर कोई दो लिक्विड हमारे पास मौजूद हैं और दो, एक कम गाढ़ा है एक ज्यादा गाढ़ा है, तो हम उसको कैसे पता कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये दो लिक्विड है, ठीक है, एक में क्या है, हनी है, और इसमें भी क्या है, हनी है। एक हनी क्या है, बहुत ज्यादा गाढ़ा है, और एक हनी क्या है, कम गाढ़ा है। ये पहले से हमें पता है, एक ज्यादा गाढ़ा है और एक कम गाढ़ा है। दोनों हनी रखे हुए हैं। हमने किसी दूसरे पर्सन से कहा कि तुमको बताना है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा विस्कस है। कौन ज्यादा विस्कस का मतलब है कि ये इन दोनों में से कौन ज्यादा गाढ़ा है।
तो उसका सिंपल सा तरीका है, हमें क्या करना है, ये जो हनी है इसमें से क्या करना है, उंगली में थोड़ा हनी लेना है और उसको क्या करना है, इस तरीके से ऐसे फोर्स लगाना है। तो जब आप ऐसे फोर्स लगा के चेक करेंगे, तो जब आप ऐसे उसको डिफॉर्म करेंगे यानी उसको मोशन कराएंगे, तो जब आप मोशन कराएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो वो जो लेयर है, जो इस हनी की लेयर है, वो आपकी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। अगर वो ज्यादा विस्कस होगी या ज्यादा गाढ़ा होगी, तो जब आप ऐसे करेंगे तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स फील होगा। उसी तरीके से आप हनी 2 लेंगे, उसको हटा देंगे, फिर इसमें उंगली में लगाएंगे। उंगली में लगाने के बाद क्या करेंगे, इस तरीके से फिर इसको डिफॉर्म करेंगे, मतलब 2 लेयर को मूव कराएंगे। अगर आपको इस तरीके से मूव कराने में कम फोर्स फील हुआ, यानी अपोजिट फोर्स कम फील हुआ, तो आप बताएंगे ये कम विस्कस है, ये कम गाढ़ा है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी लिक्विड की विस्कोसिटी के बारे में बात करते हैं, तो विस्कोसिटी जानने के लिए उस पार्टिकुलर लिक्विड या फ्लूइड का मोशन में होना जरूरी है। अगर वो पार्टिकुलर फ्लूइड मोशन में नहीं होगा, तो आप उसकी विस्कोसिटी के बारे में या उसके गाढ़ेपन के बारे में कभी नहीं बता पाएंगे। तो विस्कोसिटी हमें क्या होती है, हमेशा मोशन में दिखती है। इसी वजह से जब विस्कोसिटी को आप डिफाइन करते हैं, तो यही कहते हैं रेजिस्टेंस टू फ्लो। इसका मतलब फ्लो होना जरूरी है। जब फ्लो होगा, तो जिस तरीके से या जितना ज्यादा रेजिस्टेंस डेवलप होगा, उतना ही वो क्या होगा, विस्कस होगा। जैसे आप 2 लिक्विड लीजिए, एक हनी लीजिए, एक वाटर लीजिए, दोनों को फ्लो कराइए, तो वाटर क्या करेगा, दूर तक डिफॉर्म होता चला जाएगा, दूर तक फ्लो होता चला जाएगा, काफी ज्यादा फ्लो होने के बाद रुकेगा। लेकिन जब आप हनी को फ्लो कराएंगे, तो वो इतनी आसानी से फ्लो भी नहीं होगा। इसलिए फ्लो नहीं होगा क्योंकि उसको फ्लो कराने के लिए उनके लेयर के बीच बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या करेंगी, आपकी फोर्स को रेजिस्ट करेगी। अब विस्कोसिटी को थोड़ा मैथमेटिकली स्टडी करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये फ्लूइड है, हमने क्या किया है, उसको लेयर बाय लेयर दिखाया है कि वो लेयर से मिलके बना है, लेयर 1 2 3 इस तरीके से ढेर सारी लेयर हैं। ये फ्लूइड क्या है, फ्लो होता हुआ आ रहा है। अभी फ्री एयर में फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो होता हुआ आ रहा है। ये हमने फ्लूइड कंसीडर किया है जो कि v वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है। तो कई सारी लेयर हैं और ये क्या कर रही हैं, पूरी v वेलोसिटी से। हर लेयर की वेलोसिटी क्या है, v वेलोसिटी है, क्योंकि वो क्या कर रही हैं, बस जस्ट एयर में फ्लो कर रही हैं और एयर का रेजिस्टेंस भी नहीं है, वो फ्लो होती आ रही हैं। और ये क्या है, हमारे सॉलिड सरफेस। सॉलिड सरफेस मतलब कुछ भी हो सकता है, रोड हो सकता है, तुम्हारी नाली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये फ्लूइड फ्लो होता आया इस तरीके से, ये फ्लो होता हुआ आया और क्या करा, ये सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में आ गया। जैसे ही सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में आएगा, तो हमें पता है कि ये जो लेयर होती हैं, इनमें क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। मान लीजिए लिक्विड है, ये वाटर है, फ्लो कर रहा है, तो उसमें क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसको हम यहां पर मान लेते हैं कि भाई ये जो v हमारी वेलोसिटी थी, वो थी 10 मीटर पर सेकेंड, और 10 मीटर पर सेकेंड सारी लेयर की वेलोसिटी थी। सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में आई, सॉलिड सरफेस के जैसे कांटेक्ट में आएगी, तो इसके जस्ट ऊपर वाली जो लेयर होगी, वो क्या करेगी, इसी सॉलिड बाउंड्री में चिपक जाएगी। क्योंकि सॉलिड बाउंड्री में भी हमें पता है क्या होता है, मॉलिक्यूल होते हैं। इस तरीके से जो सॉलिड बाउंड्री होगी, उसमें भी मॉलिक्यूल होंगे, इस तरीके से सॉलिड बाउंड्री में भी मॉलिक्यूल होंगे। तो ये जो सबसे नीचे वाली लेयर होगी, वो सॉलिड बाउंड्री से चिपक जाएगी। और वो किस तरीके से चिपकेगी या फिर किस वजह से चिपकेगी, वो चिपकेगी अधेसिव फोर्स की वजह से। अधेसिव फोर्स। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अधेसिव फोर्स क्या होता है। अधेसिव फोर्स कोई दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले फोर्स को अधेसिव फोर्स कहते हैं। जैसे ये वाटर था, ये वाटर का मॉलिक्यूल, ये सॉलिड सरफेस। सॉलिड सरफेस हमने बताया ना, रोड हो जाए, बढ़िया सी नाली हो जाए जिसमें वाटर फ्लो कर रहा है, तो उसका मटेरियल अलग होगा, उसके मॉलिक्यूल अलग होंगे। तो सॉलिड सरफेस और वाटर के सरफेस के बीच जो फोर्स लगता है उनके मॉलिक्यूल के बीच, उसे अधेसिव फोर्स बोलते हैं। और अधेसिव फोर्स क्या करता है, इनको इतना ज्यादा कांटेक्ट करता है कि ये पहली जस्ट लेयर को क्या करता है, स्टॉप कर देता है, बिल्कुल चिपका लेता है। तो जब ये लेयर को चिपका लेता है, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन। नो स्लिप मतलब कोई मॉलिक्यूल स्लिप नहीं होगा, किसी तरीके से कोई मूवमेंट नहीं होगा, बिल्कुल वहीं का वहीं जाम हो जाएगा। अब इसकी वेलोसिटी, जो ये प्लेट एकदम रुक गई है,
तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी मान लो u बराबर क्या हो जाएगी 0, क्योंकि आगे बढ़ ही नहीं रही है। तो उसके जस्ट ऊपर वाली लेयर क्या करेगी, क्योंकि वो तो शुरुआत में क्या थी 10 मीटर पर सेकंड से जा रही थी, लेकिन ये तो बिल्कुल क्या कही रुक गई। तो अब ये नीचे वाली लेयर क्या करेगी, ऊपर वाली लेयर को रोकने की कोशिश करेगी, रेजिस्टेंस करेगी, क्योंकि ऊपर वाली तो भागना चाहेगी और नीचे वाली रुक गई है। तो अब वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से फोर्स लगाएगी, और ये वाली लेयर क्या करेगी, इस तरीके से आगे भागना चाहेगी। तो इनके बीच क्या लगेगा, एक रेजिस्टिंग फोर्स लगेगा। फिर क्वेश्चन ये उठता है कि रेजिस्टिंग फोर्स आता कहां से है। तो रेजिस्टिंग फोर्स आता है ये मॉलिक्यूल और ये जो मॉलिक्यूल है, दोनों लेयर के बीच क्या लगता है, दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच या सारे जो लेयर है उनके डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच एक फोर्स लगता है, उसे बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। उसी तरीके से क्वेश्चन उठता है कि कोहेसिव फोर्स क्या है। कोहेसिव फोर्स सेम मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स होता है। तो ये नीचे वाली लेयर क्या कर रही है, ऊपर वाली लेयर को कोहेसिव फोर्स की वजह से रोकेगी। तो इन दो लेयर के बीच जो रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है वो कोहेसिव फोर्स की वजह से है। इसी रेजिस्टेंस को हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। तो जो लिक्विड में विस्कोसिटी जनरेट होती है वो कोहेसिव फोर्स की वजह से होती है। और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, रिलेटिव मोशन, मतलब इनके बीच कुछ ना कुछ वेलोसिटी का डिफरेंस होना चाहिए। अगर वेलोसिटी का डिफरेंस नहीं होगा तो हमें विस्कोसिटी देखने को नहीं मिलेगी। तो लिक्विड में विस्कोसिटी के लिए दो शर्तें हैं, एक तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर के मॉलिक्यूल के बीच कोहेसिव फोर्स लगना चाहिए, दूसरा इन लेयर्स के बीच रिलेटिव मोशन होनी चाहिए। तो ये पूरी तरीके से ऊपर वाली लेयर को तो नहीं रोक पाएगा। मान लो 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी, सारी की सारी रोक दी, लेकिन ये 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आगे बढ़ गई। अब ये क्या करेगा, ये जो ऊपर वाली लेयर है ये अपने जस्ट ऊपर वाली लेयर को रोकने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये भी तो ज्यादा वेलोसिटी से आगे जा रही है। तो ये अब ये ऊपर वाली लेयर क्या करेगी, अपने से ऊपर वाली लेयर को रोकने की कोशिश करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में एक रेजिस्टेंस लगाएगी, मतलब विस्कोसिटी लगाएगी। क्योंकि नीचे वाली लेयर पूरी तरीके से तो खुद नहीं रुकी है, तो ऊपर वाली लेयर को वो कंप्लीटली क्या रोक पाएगी, वो भी क्या करेगी, वो 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आगे बढ़ जाएगी। क्लियर है। अगर पहली और दूसरी लेयर के बीच वेलोसिटी का डिफरेंस देखें तो 2 मीटर पर सेकंड का है, फिर दूसरी और तीसरी लेयर के बीच वेलोसिटी का डिफरेंस देखें तब भी 2 मीटर पर सेकंड का है। फिर नेक्स्ट वो लेयर आगे भागेगी, सेम अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इधर मान लो 6 मीटर पर सेकंड हो गई, आगे वाली की वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड हो गई, और ऊपर वाली बिल्कुल फ्री है तो 10 मीटर पर सेकंड से वो जा रही है। तो हमने देखा कि सबसे नीचे वाली सॉलिड बाउंड्री के कांटेक्ट में आने से पहली लेयर रुकी और वो अधेसिव फोर्स की वजह से रुकी। फिर वो जस्ट ऊपर वाली लेयर को आगे बढ़ने से रोक रही है, क्योंकि इनके सेम मॉलिक्यूल के बीच कोहेसिव फोर्स लग रहा है। हमने ये मेजर किया है कि 2-2 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी का चेंज आ रहा है। हो सकता है कि इससे थोड़ा अलग आए, नीचे वाली वेलोसिटी लेयर की बहुत कम होती है, ऊपर वाली लेयर्स की वेलोसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर हम ग्राफ ड्रा करें इन जो लेयर है उनकी वेलोसिटी और ये डिस्टेंस के बीच में, तो मान लो इस तरीके से एक्स एक्सिस पे हम लोग मान ले वेलोसिटी और वाई एक्सिस पे मान ले डिस्टेंस। ठीक है, ये कोई डिस्टेंस वाई, ऊपर की तरफ वाई है और इधर क्या है, हमारी वेलोसिटी है। तो कुछ भी मान लीजिए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये मीटर पर सेकंड में है वेलोसिटी, और ऊपर क्या डिस्टेंस ले लीजिए, हम जो ऊपर बढ़ रहे हैं डिस्टेंस एमएम में ले लीजिए, हालांकि माइक्रोमीटर में भी होती है, उससे भी कम होती है। दो फ्लूइड की लेयर के बीच डिस्टेंस बहुत कम होती है, हम लोगों ने समझने के लिए थोड़ा गैप बनाया हुआ है। तो हर लेयर के बीच हम लोग डिस्टेंस मान रहे हैं 1 mm की है। हालांकि अब देखते हैं, पहली लेयर है, यहां पर आएगा पहली लेयर इस तरीके से, ये पहली लेयर यहां रुक जाएगी, फिर जस्ट ऊपर क्या करेंगे हम लोग, वाई डिस्टेंस ऐसे बढ़ रहे हैं, इस तरीके से हम लोग वाई डिस्टेंस बढ़ रहे हैं, ये वाई है, ऊपर की तरफ वाई बढ़ रहे हैं। फिर हम क्या करें, 1 mm बढ़े, जैसे 1 mm बढ़ेंगे
अगली लेयर की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड होगी, तो 1 mm पे 2, इस तरीके से ये फिर हमको एक पॉइंट मिलेगा। फिर ऊपर बढ़े 1 mm तो 4 मिलेगी, तो ये एक पॉइंट ऐसे मिलेगा। फिर एक और डिस्टेंस बढ़े 1 mm, फिर 6 मिलेगी, तो एक ये पॉइंट मिलेगा। इधर 3 चलेंगे और इधर 6 चलेंगे, इस तरीके से ये ऐसे 6 पे पॉइंट मिलेगा, फिर हमारा 8 पे मिलेगा, फिर हमें क्या मिलेगा 10 पे मिलेगा। तो अगर हम इन सारे पॉइंट्स को मिला दें इस तरीके से तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। हमें ये स्ट्रेट लाइन इसलिए मिल रही है, इसे बोलते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल। वेलोसिटी प्रोफाइल, वेलोसिटी प्रोफाइल। इस वेलोसिटी प्रोफाइल को हम लोग जनरली क्या करते हैं, इस तरीके से एरो बना के दिखाते हैं। पहले वाले पे इतनी, इस तरीके से, दूसरे पे इतनी, ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके से ऐसे दिखाते हैं हम लोग। ऐसे इसलिए दिखाते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये जब हम एरो बनाते हैं इस तरीके से तो इसकी लेंथ क्या होती है, इसकी लेंथ कहलाती है मैग्नीट्यूड। इसकी लेंथ बता रही है 2 मीटर पर सेकेंड, और एरो इधर की तरफ बनाया है, मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है। जनरली डायग्राम बने होते हैं, उनमें इतनी एक्सप्लेनेशन होती नहीं है, तो हम ये इसलिए यहाँ सारी चीज़ें बता रहे हैं कि भाई इन एरो का भी मतलब होता है कि हम ऐसे जनरली बना देते हैं। तो हम लोगों ने लीनियर माना हुआ है क्योंकि 2 2 2 करके वेलोसिटी का डिफरेंस आ रहा है हर लेयर में, तो हमें स्ट्रेट लाइन मिली है। लेकिन जब हम लोग एक जनरल प्रोफाइल स्टडी करते हैं इस तरीके से, एक हम इधर ग्राफ और बना लेते हैं छोटा सा बिल्कुल। जनरल जब हम करते हैं u और एक डिस्टेंस y के बीच, तो हम लोगों को वेलोसिटी प्रोफाइल कुछ इस तरीके से मिलती है। वेलोसिटी प्रोफाइल कुछ इस तरीके से मिलती है। ये वेलोसिटी प्रोफाइल, ये येलो जो दिख रही है ये वेलोसिटी प्रोफाइल है। जनरली हल्की पैराबोलिक टाइप की मिलती है। अब देखते हैं कि ये जो लेयर है असल में कितनी डिफॉर्म हो रही है। डिफॉर्म मतलब कितना आगे निकली जा रही है एक लेयर दूसरे लेयर के रिस्पेक्ट में। वही जो ग्राफ बना था उस तरीके से हम लोग ले लेते हैं, उसको थोड़ा और बड़ा बना करके अच्छे से। ये u है और ये क्या है, y डिस्टेंस है। इस तरीके से हमें क्या मिल रहा था, ये ग्राफ मिल रहा था। इधर लेयर का डिफरेंट लेयर का, ये कोई लेयर थी, कोई जनरल हम बीच की लेयर ले रहे हैं। ये जो डिफरेंट लेयर थी ये वाली, हम एक ये लेयर ले रहे हैं, ये लेयर, और इससे ऊपर वाली ये लेयर ले रहे हैं, इसकी स्टडी कर रहे हैं इस तरीके से। मान लें ये जो है ये लेयर यहाँ से कोई डिस्टेंस पे है, ये मान लीजिए डिस्टेंस y पे है, इसकी वेलोसिटी मान लीजिए u है। ये जो लेयर है, कौन सी लेयर, फिर से देखते हैं, ये नंबर 1 वाली जिसे हमें माना है वो लेयर। अब इसके ऊपर वाली लेयर देखते हैं, ये मान लीजिए ये उसके ऊपर वाली लेयर है। हमने बताया ना ऊपर वाली लेयर जितनी थी उनकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही थी, तो ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी कितनी होगी, तो u इसकी पहले से है तो इसकी ऊपर वाले की हो जाएगी u प्लस du, हमने मान लिया। और ये इन दोनों के बीच पहली ये जो लेयर हमने मानी और इसकी लेयर के बीच जो डिस्टेंस है वो मान लिया हमने dy है। इस तरीके से हम जब देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हमें एक ट्रायंगल फॉर्म होता मिलेगा यहां पर। ये ट्रायंगल फॉर्म होता मिलेगा, ये यहां पर ये ऐसे ट्रायंगल फॉर्म होता मिलेगा। क्वेश्चन ये उठ रहा है ट्रायंगल क्यों फॉर्म होता मिलेगा, क्योंकि अगर हम कंसीडर करें इन लेयर के एक एक पार्टिकल को कंसीडर कर लें, मान लीजिए ये कोई सा ये एक पार्टिकल ले लें, इस लेयर का एक ये पार्टिकल ले लें और इस लेयर का ये पार्टिकल ले लें। अब टी टाइम में देखें, टी टाइम में ये पार्टिकल क्या करेगा, यहां आ जाएगा और ये वाला क्या करेगा, इससे थोड़ा आगे निकल जाएगा। हमने बताया ना कि पूरी लेयर आगे बढ़ रही है, तो जब इस डायरेक्शन में जाएगी तो इस लेयर के जितने पार्टिकल होंगे सबकी वेलोसिटी सेम होगी। लेकिन जब ऊपर जाएंगे y डायरेक्शन में तो हर लेयर बदलती चली जाएगी, उनकी वेलोसिटी मॉलिक्यूल की क्या होगी, अलग अलग होगी। हम टी टाइम में अगर जो देखें तो ये वाला यहां आ जाएगा और ये वाला क्या करेगा, थोड़ा आगे निकल आएगा। बस समझ में आ रही है, उसी को यहां पर हमने दिखाया है। अगर उसी को देखें आप तो यहां हमने दिखाया है, ये पार्टिकल यहां पर था, ये dt टाइम ले लिया हमने, dt टाइम में ये पार्टिकल यहां से यहां आ गया और ये जो पार्टिकल था
वो यहां से यहां आ जाएगा। क्वेश्चन ये उठ रहा है कि ऊपर वाली लेयर का पार्टिकल यहां से यहां क्यों कैसे आ जाएगा? क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो dt टाइम में इतनी डिस्टेंस भी वो ज्यादा ट्रेवल करेगा। तो इस वाली चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग बनाए ले रहे हैं। पार्टिकल है, ये ऊपर वाली लेयर है लेयर 2, ये नीचे वाली लेयर है लेयर 1। ये लेयर 1 का पार्टिकल है, ये यहां पे आ गया। लेयर 2 का पार्टिकल बढ़ के इस तरीके से कहां आ गया, ये यहां पे आ गया। हम देखें कितनी डिस्टेंस आगे बढ़ा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहां से एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा जो दूसरा नीचे 1 वाला पार्टिकल है। हमें यह देखना है कि ऊपर वाली लेयर कितनी डिफॉर्म हो गई। अगर हम एक पार्टिकल के मूवमेंट को पकड़ लें कि वो क्या हुआ है, वो पहले के रिस्पेक्ट में कितना डिफॉर्म हुआ है, तो बाकी सारे पार्टिकल की वेलोसिटी तो सेम हुई होगी। मतलब एक पार्टिकल का जो डिफॉर्मेशन है या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वही पूरी लेयर का होगा। क्या करना है, इसको मिला देना है। तो ऊपर की लेयर का पार्टिकल पहले की लेयर के रिस्पेक्ट में मान लो डी थीटा डिफॉर्म हो गया है। क्या हुआ है, इस तरीके से डी थीटा डिफॉर्म हो गया है। ऊपर वाली लेयर में डी थीटा का डिफॉर्मेशन आ गया है। तो अब ये डी थीटा हम लोग कैसे पता करेंगे, तो यहां से यहां तक हमने बताया ना कि डिस्टेंस कितनी होगी, यहां से यहां तक। अगर हमें वेलोसिटी पता है, नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी है u, तो यहां से यहां तक की पार्टिकल डिस्टेंस कितनी चलेगा, मान लो dx डिस्टेंस चलेगा। तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, u इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितने टाइम में, dt टाइम में। हमने बताया ना कि dt टाइम में देखना है कि ऊपर वाली लेयर कितनी डिफॉर्म हो गई है। तो ये पार्टिकल यहां से यहां dt टाइम में मान लो dx चल रहा है, तो dx की वैल्यू कैसे हम लोग निकालेंगे, हमें पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, जिसे डिस्प्लेसमेंट जनरली बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो dt इधर ले आओ, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, u dt। तो ये क्या करेगा, ये पार्टिकल यहां से यहां तक u dt डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ऊपर वाला कितना करेगा, ऊपर वाला भी यहां से यहां तक तो u dt ही करेगा, लेकिन उसकी वेलोसिटी du एक्स्ट्रा है। तो अगर जो du वेलोसिटी एक्स्ट्रा है तो यहां से हम लोग देख लें तो जहां u है ये du हो जाएगा, du dt। ये कहां से आया, देख लेते हैं थोड़ा और हम लोग इसको। तो हमने बताया ना कि ऊपर वाले की वेलोसिटी क्या है, ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी है u प्लस du। तो वेलोसिटी होती क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, u प्लस du dx है अपॉन टाइम dt। तो dx क्या हो जाएगा, u प्लस du इंटू dt। तो ये तो हो गई पूरी डिस्टेंस। पूरी डिस्टेंस में से हम लोग को क्या करना है, u dt निकाल देना है, क्योंकि u dt तो दोनों बराबर चलेंगे। ये वाला ये भी चलेगा और ये वाला ये भी चलेगा। u dt ये क्या करेगा, एक्स्ट्रा चलेगा। मतलब du dt ऊपर वाली लेयर का पार्टिकल एक्स्ट्रा चलेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे ये जो डिफॉर्मेशन हुआ है इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं इस वाले ट्रायंगल से। इसे हम ट्रायंगल मान लें, यह है ट्रायंगल ABC। अगर ट्रायंगल ABC में हम लोग क्या करें, tan थीटा लगा दें। tan थीटा, यहां d थीटा है तो d थीटा हो जाएगा। tan d थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये है du dt बेस, ये वाला कितना है यहां पर, ये वाला देख लो यहां पर है dy। इसकी डिस्टेंस हमने क्या मानी थी, dy। यहां dy है तो ये वाला भी क्या होगा, dy होगा। इसको dy कर लो। तो क्या आ रहा था, tan d थीटा इक्वल टू, फिर से देख देते हैं क्या आ रहा था, du dt अपॉन dy, du dt अपॉन dy। क्योंकि हमें पता है कि ये जो डिफॉर्मेशन हुआ है, ये डिफॉर्मेशन हमें यहां ज्यादा दिख रहा है, इसलिए ज्यादा दिख रहा है कि अगर जब हम इसको इतना बड़ा बनाएंगे नहीं तो यहां कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है।
असल में क्या होता है, बहुत स्मॉल डिफॉर्मेशन होता है। तो बहुत स्मॉल डिफॉर्मेशन जब होता है तो हमें एक चीज पता है कि अगर एंगल स्मॉल है, फॉर स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल के लिए जो होता है tan d थीटा जो बराबर होता है अप्रोक्सीमेट d थीटा के। तो d थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा की जगह पे d थीटा हम लोग लिखे दे रहे हैं। तो d थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा du dt अपॉन dy। dt को इधर लिए हैं तो d थीटा अपॉन dt इज इक्वल टू du अपॉन dy। d थीटा अपॉन ये d थीटा अपॉन dt, इसी को बोलते हैं डिफॉर्मेशन रेट। इसी को डिफॉर्मेशन रेट बोलते हैं और इसी को शियर स्ट्रेन रेट भी बोलते हैं। इसी को डिफॉर्मेशन रेट और इसी को शियर स्ट्रेन रेट भी बोलते हैं। और ये जो du बाई dy आया है इसे बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब है डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का चेंज होना। अगर हम इस डायग्राम में देखें जो हम लोगों ने बनाया था ग्राफ, तो जब हम वेलोसिटी डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में देख रहे थे तो हर बार हमको वेलोसिटी में वेरिएशन दिख रहा था। तो इसी डिस्टेंस के बढ़ते वेलोसिटी का चेंज होना वेलोसिटी ग्रेडियंट कहलाता है। फिर से वापस आते हैं थोड़ा इसको और समझने के लिए। हम फिर वही लेयर का एग्जांपल लेते हैं। हम लोग जो दो लेयर स्टडी कर रहे थे उनको हमने क्या बनाया, 3D में बनाया है। 3D मतलब हम तो सिर्फ सामने की लेयर देख रहे थे, उनका सरफेस एरिया भी होता है। तो ये नीचे वाली लेयर है लेयर 1, ये ऊपर वाली लेयर है। लेयर 1 की वेलोसिटी कम है, लेयर 2 की ज्यादा है। इस तरीके से ये ऐसे मूव कर रही है। तो हमने बताया ना कि जब ऐसे मूव करेगी तो नीचे वाली लेयर, हमने गैप दिखाया हुआ है, नीचे वाली लेयर क्या करेगी, इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगी, रजिस्टिंग फोर्स लगाएगी। तो इस जो ये लेयर है इसका एरिया मान लो A है, एरिया इज इक्वल टू कैपिटल A, और इसका भी एरिया क्या है, A है। तो इन दोनों के बीच कितना रेजिस्टिंग फोर्स लगेगा इसके बारे में किसने बताया हमें, न्यूटन ने। न्यूटन ने क्या बताया कि असल में जो ये लेयर आपस में मूव कर रही हैं इनके बीच एक शियर स्ट्रेस काम करेगा। क्वेश्चन ये उठ रहा है कि शियर स्ट्रेस क्या है। कोई जब शियर फोर्स लगे, यानी कोई ऐसा फोर्स लगे जो उस पार्टिकुलर फ्लूइड को या ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करे, तो उसे बोलते हैं शियर फोर्स। और शियर फोर्स जिस एरिया पे लग रहा होता है वही शियर फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है, शियर स्ट्रेस कहलाता है। तो ये लेयर आगे बढ़ रही है, ये इस पे अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा रही है, एफ फोर्स लगा रही है। क्लियर है। तो एफ फोर्स और जिस एरिया पे ये लग रहा है इसी को बोलते हैं शियर स्ट्रेस, और इसे टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, शियर स्ट्रेस। तो न्यूटन ने बताया कि ये जो दो लेयर हैं इनके बीच लगने वाला जो शियर स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफॉर्मेशन रेट के, डी थीटा बाई डी टी। डिफॉर्मेशन रेट का मतलब है कि वो दोनों लेयर किस रेट से डिफॉर्म हो रही हैं। किस रेट से मतलब पार्टिकुलर टाइम में कितना एंगल डिफॉर्म हुई जा रही है, मतलब कितना आगे मूव करी जा रही हैं। तो ये शियर स्ट्रेस क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के। तो जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो यहां पर क्या आता है, कोएफिशिएंट आता है, उसे हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो म्यू हो जाता है डी थीटा बाई डी टी। इसी को बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो इसमें जो म्यू है ये हमारा कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं। तो न्यूटन्स लॉ क्या आया है, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी थीटा बाई डी टी। तो हमने बताया था कि इस म्यू को ही क्या बोलते हैं, ये जो म्यू है, म्यू कहलाता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसे डायनामिक विस्कोसिटी भी बोलते हैं। इसको एक और नाम देते हैं एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, या फिर हम लोग इसे एक और सिंपल नाम देते हैं सिर्फ विस्कोसिटी। बात आई समझ में। म्यू को हम चार नाम से जानते हैं, एक कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दूसरा डायनामिक विस्कोसिटी, तीसरा एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, चौथा
सिर्फ विस्कोसिटी। तो हमें पता है कि डी थीटा बाई डी टी जो होता है, यानी जो डिफॉर्मेशन रेट या शियर स्ट्रेस रेट होता है वह वेलोसिटी ग्रेडियंट के बराबर होता है। कैसे? अभी हम लोगों ने प्रूव किया है, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट के बराबर आ रहा था। तो हम लोग न्यूटन्स लॉ को और क्या लिख सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। डी थीटा बाई डी टी की जगह पर डी यू बाई डी वाई भी लिख सकते हैं। तो टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि न्यूटन ने ये क्यों बताया कि जो शियर स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है शियर स्ट्रेन रेट के। क्योंकि जब हम फ्लूइड में थोड़ा फोर्स लगाते हैं तो वो क्या होता है, कंटिन्यूअस डिफॉर्म होता जाता है। मान लीजिए ढेर सारी फ्लूइड की लेयर है, आप ऊपर की लेयर पे फोर्स लगा दीजिए तो ऊपर की लेयर क्या करेगी, आगे बढ़ेगी, वो जस्ट नीचे वाले को मोमेंटम देती जाएगी और सब क्या करेंगे, आगे धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी, मतलब डिफॉर्म होती जाएंगी। वेलोसिटी कम होती जाएगी पर वो क्या करेंगी, कंटिन्यूअस डिफॉर्म होती जाएंगी। तो जब आप फ्लूइड को एक हल्का सा फोर्स दे देते हो तो वो कंटिन्यूअस डिफॉर्म होता रहता है। इसी वजह से उसके लिए डिफॉर्मेशन रेट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कंपेयर टू डिफॉर्मेशन। जबकि आप सॉलिड देख लीजिए, मान लीजिए आप सॉलिड का केस लीजिए, ये हमारे पास कोई सॉलिड ब्लॉक है इस तरीके से, आप इस पर कोई फोर्स एफ लगाइए, मान लीजिए इसका एरिया है ये इस तरीके से एरिया है, एरिया ए है, तो आपने क्या किया, इस पे फोर्स लगाया, सॉलिड है ये। तो जब आप फोर्स लगाएंगे ए एरिया पे तो फोर्स अपॉन एरिया हमने बताया था क्या होता है, ये शियर स्ट्रेस होता है। तो जब आप फोर्स लगाएंगे तो ये क्या करेगा, ये इसमें क्या करेगा, डिफॉर्मेशन आ जाएगा, ये थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, ये यहां से क्या करेगा, ये डी थीटा क्या करेगा, डिफॉर्मेशन आ जाएगा। तो यहां पर जो डिफॉर्मेशन आएगा उसकी एक फिक्स वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का क्या किया, शियर स्ट्रेस लगाया, तो 10 एमएम न्यूटन पर स्क्वायर से 0.025 एमएम पर एमएम का शियर स्ट्रेन आया। फिर तुमने 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का लगाया तो वहां पर 0.050 का आया। तो हर एक शियर स्ट्रेस के लिए एंगुलर डिफॉर्मेशन या शियर स्ट्रेन जो है उसकी एक फिक्स वैल्यू होती है। यहां पर फ्लूइड के केस में नहीं होता है। फ्लूइड में आपने एक फोर्स लगाया, वो फ्लूइड कंटिन्यूअस डिफॉर्म होता चला जाएगा। तो बस हमें क्या देखना होता है भाई, टाइम देखना होता है कि कितने टाइम में कितना डिफॉर्म हुआ। उसी वजह से हमारे लिए शियर स्ट्रेस क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। तो इसके लिए हुक्स लॉ यूज किया जाता है। हुक्स लॉ इन शियर कहलाता है, हुक्स लॉ इन शियर। हुक्स लॉ इन शियर क्या कहता है, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन डी थीटा या सिर्फ थीटा। और जब हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं तो हम लोग सिर्फ फाई लिखते हैं। तो जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो यहां पर भी एक कांस्टेंट आता है डी थीटा। इस कांस्टेंट को बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। क्लियर है? तो दोनों मिलते जुलते लॉ है। कौन सा, हुक्स लॉ इन शियर और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। वहां पर शियर स्ट्रेन रेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यहां पर, तो हमने इसको रिप्लेस किया है, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी थीटा बाई डी टी। तो यहां पर रेट इंपॉर्टेंट है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ एंगुलर डिफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक फिक्स शियर स्ट्रेस के लिए डिफॉर्मेशन की एक फिक्स वैल्यू होती है, जबकि फ्लूइड में ऐसा नहीं होता है।